हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी 5 डेज़ की पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है उसका आज डे 4 है। ठीक है। अब तक हम बाकी के 2024 का, 23 का, 23 जनवरी का, दिसंबर का ये सारा कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो आपका जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। अगर आप ये सारे, एक और क्वेश्चन पेपर आपका बचता है डे 5 में, वह आपका वो करा दूंगी। ठीक है। अगर आप ये सारे कंप्लीट कर लेते हैं और सैटरडे आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद संडे आप एग्ज़ाम देने जाने हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इस बार सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि जो पीवाईक्यूज़ होते हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये सारी वीडियोस को एंड तक देखिए। जो इससे जो पहले 3 डेज़ की जो वीडियोस हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो पेपर्स नहीं देखे हैं तो वो भी एक बार आप ज़रूर देखिए। चाहे आपकी तैयारी कैसी भी है, लेकिन इस टाइम भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप अपने करियर में आगे मूव करेंगे। वरना हर 6 महीने फिर एग्ज़ाम भरो, फिर क्लियर करने की तैयारी करो। तो अभी भी टाइम है, आप अभी भी अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का। अब हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी अबाउट ऑटम सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। मतलब भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी और सी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। अगर इसमें देखा जाता है कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। ए बी सही है, सी गलत है। ए और सी सही है, बी गलत है। बी सी सही है, ए गलत है। ए बी और सी सभी गलत है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ए बी सी तीनों ही रॉन्ग है। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। आप ना पता है, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप कंपेयर भी करके देख सकते हैं कि 21 के क्वेश्चन पेपर में और 24 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में कितना डिफरेंस आया, क्वेश्चन के लेवल में कितना डिफरेंस आया है। कभी कभी पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये डायरेक्ट हैं, 32, 33, 34, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम द सुंदरबन डेल्टा, कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसमें आ जाती है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी होती है जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परतों की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो घट जाता है। तो ये कौन सी परत होती है, ये मीसोस्फेयर होती है, ये आपकी होती है मध्यमंडल। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके से पूछा जाए। लेकिन जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंसुलेशन इज एसोसिएटेड विद आत्मन का संबंध है। किस चीज़ से है इसका संबंध, इसका संबंध होता है, इंसुलेशन का जो संबंध होता है वो सूर्य ऊर्जा के साथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मैचिंग का। मैच द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट चॉइसेस। मतलब शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन और शीतोष्ण सदाबहार वन। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है शंकुधारी वन। जो होते हैं आपके, ये होते हैं नर्म कास्ट वाले सदाबहार वन। तो इसमें ए इसमें है और इसमें ये आपका ऑलरेडी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। दूसरा होता है भूमध्य सागरीय वनस्पति। अगर हम भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करते हैं तो वो महाद्वीपों का पश्चिमी और दक्षिणी किनारा होता है। इस और थर्ड जो होता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वो होते हैं आपके दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। और जो आपका डी होता है शीतोष्ण सदाबहार वन, वो होता है आपका महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 2 होता है वो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदी, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरियां दर्शाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये आपके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ऐसा ही था, एक टाइम पर ये बहुत ही हरा भरा मैदान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर हम बात करते हैं तो ऑल आर करेक्ट हैं। डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस इज इसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। अगर हम बायोगैस की बात करते हैं तो वो आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। और रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंट इनटू रिसोर्सेज। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन ए है वो इसका होगा कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ऐसा नहीं है, इकोनॉमी वैल्यू हर रिसोर्स की नहीं होती है। और जो इसका बी है वो आपका सही है, मतलब ए रॉन्ग है और बी सही है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करिए। तो इसमें जो कौन सा समझ में आ जाएगा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ऑयल, नेचुरल गैस एंड फायरवुड आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैचिंग का है, क्लासिफिकेशन बेसिस एंड रिसोर्स टाइप। मतलब वर्गीकरण का आधार, संसाधन के प्रकार, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉक। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे कि विकास का प्रयोग और स्तक, वो वास्तविक और संभाव्य होगा। उद्गम हो गया जैव अजैव, वितरण हो गया सर्वव्यापक और स्थानीय, और भंडारण हो गया नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, ओरिजिन हो गया बायोटिक एंड अबायोटिक, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अबायोटिक्स एंड लोकलाइज्ड, एंड स्टॉक हो गया आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्मर कंडीशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्लास लैंड इन मैनी एरियाज इन इंडिया। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे। हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की जो संख्या थी वो भी बढ़ी मतलब उस टाइम पे। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन इसका जो कारण है ए का कारण बी नहीं है, मतलब दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट हैं बट दोनों ही करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइट्स। मतलब पुरा स्थलों के संदर्भ में कौन सा जो कथन है आपका वो आपका सही है। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। ज़मीन के नीचे भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। ये समुद्र नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा ना वो ही सिर्फ एक करेक्ट है। दीज आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट व फाउंड। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, द हड़प्पाज मेड, क्या क्या वो बनाते थे, पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने के बने बर्तन। तो ये हड़प्पा सभ्यता वाले क्या क्या बनाते थे। हड़प्पा जो सभ्यता वाले थे वो सिर्फ पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने से बने बर्तन बनाते थे। तो ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे ही बनाते थे, नहीं ऐसा नहीं, इसमें भी ऑप्शन में भी सारे नहीं है। ठीक है, तो ए पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने से बने बर्तन ये हड़प्पा बनाते थे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। अगर हम बात करते हैं तो केवल आप हड्डियों की संरचना से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें महिला की वो हड्डियां हैं या फिर वो पुरुष की हैं। ठीक है, हड्डियों की संरचना से आप इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है,
अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर सेटिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड, मतलब प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में सजाए, जैसे कि वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषि का निवास। अगर हम इसकी बात करते हैं और चरक, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका वेदों की रचना की शुरुआत, फिर हुई महापाषाणों के निर्माण, फिर इमाम गांव की कृषि और फिर चरक। ये सीक्वेंस में ही इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका हाल के काल में शुरू हुए अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं, मतलब अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट पीरियड। मतलब अगर हम अभी की बात करते हैं तो इस लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नरक आहत के सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आएगा अरिकामेडु पत्तन में बसना, फिर आपका आएगा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, फिर आपका आएगा लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत के सिक्के, और उसके बाद आएगा आपका फोर्थ उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सी डी ए और बी, सी डी ए और बी ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इसलिए ए और बी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक की इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। अगर हम 49 की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे, तो इसका जो स्टेटमेंट ए है वही सिर्फ करेक्ट होगा, स्टेटमेंट बी इसका रॉन्ग होगा। तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल्स के हिस्ट्री में से, एनसीईआरटी की बुक्स में से, ये सारे 6, 7, 8 की बुक के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब अगर आपने चैप्टर को या बुक को एक एक बार पढ़ भी लिया होगा ना, तो भी आप समझ जाओगे कि ये किस क्लास की किस चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ठीक है। अब त्वारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें से ये जो आपका स्टेटमेंट बी है ये करेक्ट है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट ए है ये रॉन्ग है। पुरुषों का नाम लिखकर जैसे पुरुषों का भ्रम पैदा किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट बी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां फॉलोड द आइडियाज ऑफ सुलह ए कुल universal peace as principle of governance. Akbar's interaction with people connected with faith made him realize that religious scholars who emphasized rituals and dogmas were often by God. मतलब अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह आ कुल सर्वर शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान धंधा पर बल देते थे वे अक्सर कट्टर होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें जो आपके दोनों स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट बी आर ट्रू, बी इज द रीजन फॉर द ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स द hierarchy between social classes decreased. The tribal societies were not divided into numerous अनइक्वल क्लासेस। मतलब दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है दिल्ली के सुल्तान और मुगल के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन हो जाता है ए गलत है और बी आपका करेक्ट है। 52 का 2 आपका हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट आता है, इसमें आप देख सकते हैं तो कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर में, और हिस्ट्री के हैं सारे। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया।
भारतीय बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। अगर हम बात करते हैं इसकी तो ऐसा ही हुआ था, बहादुर शाह जफर ने ही यही किया था, उसके उनके स्टेटमेंट ने ही रातों रात चीज़ें बदल दी थी। तो दोनों करेक्ट हैं और ए बी को सुनिश्चित भी करता है, इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मतलब औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा विकल्प गलत है, आपको रॉन्ग वाला बताना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना करी थी, करेक्ट। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली थी, करेक्ट। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, करेक्ट। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, नहीं। तो आपका ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने नॉट पूछा है, फॉल्स पूछा है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द स्टेट ऑफ तेलंगाना व अर्लियर पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। आज जो तेलंगाना राज्य है वो इससे पहले किस राज्य का हिस्सा था, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट रोल ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। मतलब ये आपका जो आ जाता है ये है आपका सिविक्स से क्वेश्चन आपकी बुक से। इसका है इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को सिटीजन्स को न्यूज़ के थ्रू प्रोवाइड कराना चाहिए और हर व्यू पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी एक ही व्यू पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। मतलब स्पोर्ट्स जूतों के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है, चाय के विज्ञापन पे एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर तक छोड़ने जाना। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा एक जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है, तो वो आ जाता है 1, अ गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ स्पोर्ट शूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58, ये आ जाता है आपका, आइडेंटिफाई द continent from the given features A and B. It is the smallest continent that lies entirely in a southern hemisphere. It is also called an island continent. मतलब द्वीपीय महाद्वीप भी इसे हम कहते हैं। ये आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 59, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि घट जाती है, ग्रहों का आकार क्रमशः घट जाता है, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों के बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं 59 की, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चक्कर की ओर परिक्रमण करने की जो अवधि होती है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी आपके कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती अक्षांशीय रेखाएं और प्रदीप्त वृत्त। किसी क्षेत्र विशेष में से कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होते। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये प्रदीप्त रेखाएं और देशांतर रेखाएं, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच विद लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, और दूसरा इसमें देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो आपका ए और सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अ ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया। कितने साल में चुनाव होते हैं? 5 साल में होते हैं। ठीक है, 62 क्वेश्चन देख लेते हैं, पुलिस थाने के प्रभावी का पदनाम क्या है? व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन? उसका नाम है आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है 63, द अमेंडमेंट ब्रॉट अबाउट इन
5 टू द हिंदू सेक्शन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। अगर हम 63 की बात करते हैं तो महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद भी हो गया होगा कि 2005 में जो आर्टिकल बना था वो यही है कि महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। हु इज़ द कंसिडर्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतरिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। वो आपका हो जाता है न्यायपालिका को, जुडिशरी न्यायपालिका को माना जाता है। द अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रेरित किया गया था। तो वो कौन सा एक समुदाय था, वो था आपका आदिवासी तथा दलित समुदाय, ट्राइबर्स एंड दलित्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं उसे आप क्या कहते हैं। तो उसको आप कहते हैं संघवाद, फेडरल, जहां पर एक राजनीतिक व्यवस्था में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रमोट सोशल जस्टिस, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। 67 अगर आपका आ जाता है तो सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो इसमें क्या है, ये आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस का लेवल। अगर आपने डे 1 से ये वीडियोस देखी हैं डे 4 तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब क्या लेवल है क्वेश्चंस का और जो पहले क्वेश्चंस आते थे उनका क्या लेवल है। लेकिन अगर आप अब जो कमिंग आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब आप वो एग्ज़ाम पेपर देंगे तब आप देखेंगे कि कितने PYQs, कितने टॉपिक्स आपके हैं जो सिमिलर हैं और जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन अ डिस्कशन ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली अ टीचर शुड फोकस ऑन डिस्कसिंग, मतलब नई दिल्ली के वास्तुशाली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। मतलब किस चीज़ को केंद्रित करना चाहिए कि कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उनकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, हाउ इट असिस्ट ब्रिटिश इंपॉर्टेंस एंड क्रिएटेड सेंस ऑफ एव्यू। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। आ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विद द फोकस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, भूतकाल में कैसे घटित हुआ यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में रिलेवेंट है, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकास करना, मतलब उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में रिलेवेंट है। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, मतलब देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना अगर हम बात करते हैं तो, और विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज कवर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपका देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना होगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना होगा, और विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में मदद करना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा सनसनी खबर फैलाना, ये इस तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कसिंग इक्वालिटी इन अ सोशल साइंस क्लासरूम इज टू, मतलब समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, करेक्ट है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, करेक्ट। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, करेक्ट। यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। A, B और C इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा और समाज में विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को
क्या चाहिए? विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा में शामिल करें, बिल्कुल करेक्ट है। केवल उन्हीं उदाहरणों को लाना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, नहीं। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, बिल्कुल सही। मतलब विद्यार्थियों से कहें कि आप अपने जो विचार हैं उनको भी आपको कक्षा में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड एम्फोसिस। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। किस चीज़ के ऊपर बल देना चाहिए? उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं की सूचनाओं को याद करने के लिए मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने का अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। मतलब इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर एबिलिटी टू एक्सट्रोपोलेट देयर लर्निंग टू वेरियस लाइफ सिचुएशंस। मतलब जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है वो आप लर्नर्स की एबिलिटी को ध्यान में रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाता है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज। सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा आता है? सी ए बाइले एंड इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल्स अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पेंटिंग बाई अरविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर हो गई, अरविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो इसमें जो ये है सी ए बेली द्वारा लिखित एन इन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आपका सेकेंडरी रिसोर्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू डिस्कस ऑन वुमेन्स एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, स्टूडेंट कुड रेफर टू द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी। मतलब औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? अगर हम बात करते हैं तो ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, राम सुंदरी द्वारा कृत अमर जीवान, रुकैया सखावत द्वारा सुल्ताना का स्वप्न, या मनी मेकलई। तो इसमें जो आपका आ जाएगा वो राज सुंदरी देवी का करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी शुड डेवलप पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इशू कंसर्न। मतलब भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? तो इसमें जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा संसाधन और संरक्षण, विकास और व्यवस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, नई मानव विकास। तो ए, बी और डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ए, बी एंड डी। 76 का 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77। An active social science classroom would encourage learners to keep discussion minimal, be focused on reading the textbook। नहीं, SST में तो ये नहीं होगा। Listen to the lectures and rely on what is being shared, participate in challenging projects। मतलब उनको स्टूडेंट्स को क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है, भागीदारी उनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस। मतलब अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में कौन सा इसमें से आपका सही है? अगर हम बात करते हैं, ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, करेक्ट। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना, विभेद करना अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, ये भी ठीक है। यह अध्ययनकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विकसित करता है, नहीं, क्योंकि इसमें ए और बी आएगा, क्योंकि उसके बाद के प्रश्नों के बारे में पूछा गया है, इसलिए वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव इसमें होता है। जब आप पहले क्वेश्चंस पूछते हो बच्चों से, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जब क्वेश्चंस पूछते हो उनकी प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए, ठीक है। द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोगों एवं क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है, आफ्टर नरेटिंग डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपीरियंस ऑन द वे टू Goregaon, our teacher asked, "Do you think people at the station discriminate against Dr. Ambedkar and his brothers?" डॉक्टर अम्बेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करें। तो एक शिक्षक ने पूछा, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? अगर मतलब इन्फर फ्रॉम द सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्या हुआ है उसको आपको अनुमान लगा के बताना है। अनुभव की तुलना, अनुभव तो उन्होंने थोड़ी ना, बच्चों ने कोई अनुभव किया है, कारण और प्रभाव भी उन्हें नहीं पता, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना नहीं, वो अनुमान लगाएंगे कि अनुमान लगाकर अपनी उस चीज़ को बताएंगे। नेक्स्ट आता है, बाजार विषय का
परिचय देने में के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम होती है? अगर मार्केट्स को इंट्रोड्यूस कराना है तो कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा सही रहेगा? पाठ्य पुस्तक का पठन और चयन चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजार से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो ये वाला जो होगा, एक शॉपकीपर को इनवाइट करना इंटरव्यू के लिए क्लास में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब वो जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीरत, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। म्हारी चोखा का है ये कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण अपने अध्ययनकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? अगर आपको ये पढ़ाना है तो आप किस तरीके से करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, नहीं। मानवीय ईश्वर की कृपा से पाया जाता है, नहीं। जो आप काम करते हो उससे वो चीज़ निर्धारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल साइंस करिकुलम एट द अपर प्राइमरी स्टेज फोकस ऑन। जो अपर प्राइमरी स्टेज में जो सोशल साइंस का करिकुलम है वो किस चीज़ पर फोकस करता है? अंडरस्टैंडिंग अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, स्टडिंग ओन रीजन स्टेट एंड कंट्री, स्टडिंग इंडियाज पास्ट एंड करंट डेवलपमेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी एन सी थी आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूजिंग अ ग्लोब एंड अ सोर्स ऑफ लाइट टीचर आर डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग कंसेप्ट। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से अवधारणाओं को दर्शा सकता है। किस चीज़ का वो कर सकता है? रोटेशन, रात और दिन एंड वेदर चेंज। वर्षा का वितरण वो नहीं कर सकता क्योंकि रेनफॉल का उसमें ऐसा रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 85। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते हुए भूगोल की पाठ्य पुस्तकों की किस अध्याय के साथ इसका अंतर्संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारी पृथ्वी के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं 85 की, तो इसमें आप मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर आप ज्योग्राफी से इसको रिलेट कर सकते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप कर सकते हैं इनसाइड आर अर्थ। इन तीनों से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सिटी स्कूल द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन अ ज्योग्राफी क्लास वुड बी टू। मतलब एक शहर में स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? आप जैसे कि आप वहाँ से फॉरेस्ट में तो बच्चों को लेके नहीं जा सकते हो, तो उसके लिए आप उनको डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हो। जब आप वो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल अमंग लर्नर वाइल डिस्कसिंग अर्थक्वेक्स टीचर्स शुड फोकस अपॉन। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस चीज़ के ऊपर बल देना चाहिए? भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटनाओं पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। मतलब अगर भूकंप आया है तो उसके दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 88। द लोकल पीपल ऑफ तवा रिजर्वियर एरिया ऑर्गेनाइज टू डिमांड विच राइट रिलेटेड टू देयर लिवलीहुड इन 1990s। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो वो आपके जो हुए थे वो मछली पकड़ने वाला अधिकार हुआ था, तो आपका फिशिंग राइट, फिशिंग राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? अगर हम इनमें, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, नहीं। यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, नहीं। यह लोगों की विशिष्टीकरण को, विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करता है, नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3 वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा कथन इसमें से गलत है? भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, ठीक
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको पसंद आया, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये 5 डेज़ आप अपने एग्ज़ाम से जाने से पहले ज़रूर देखें। ये 5 डेज़ की 5 क्वेश्चन पेपर्स आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन पेपर रह गया है, वो मैं आपको कल करा दूँगी। थैंक यू सो मच।